विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित अनीता प्रभाकर कहानी प्रतियोगिता परिणाम। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया साहित्य अकादमी, तृतीय तल, फिरोज शाह मार्ग, मंडी हाउस, दिल्ली 1 तथा इसके संयोजक रहे नवीन कुमार गोयल जी, अतुल कुमार जी और बलराम अग्रवाल जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल जी ने। मुख्य अतिथि विवेक मिश्र जी, संचालन अनुराग अन्वेषी जी। निर्णायक मंडल में रहे महेश दर्पण जी, डॉक्टर विजेंद्र त्रिपाठी जी तथा अलका सिन्हा जी। प्रथम पुरस्कार मिला रेणु मंडल जी को, द्वितीय पुरस्कार रजनी शर्मा जी को, तृतीय पुरस्कार सुदर्शन खन्ना एवं मीनू त्रिपाठी जी। सातवां पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर हंसादीप, रंजना जायसवाल, सुमन वाजपेयी, वसुधा कन्नुप्रिया, आशा शर्मा, कृष्णलता यादव तथा नीरू मित्तल नीर। मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरी आंखें और मेरा हिंदी भाषा के प्रति प्रेम सब कुछ मुझे मेरी दादी से मिला है। इतनी मीठी वाणी शायद ही किसी की होगी जितनी मेरी दादी की थी। दादी का शांत स्वभाव और उनका सुंदर व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे जीवन पर हमेशा रहेगा। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मेरी दादी रही। आज मैं ये सब आपके सामने बोल पा रही हूँ तो वह भी मेरी दादी के प्रभाव के कारण है। मुझे आज भी याद है, हम पांचों के जन्मदिन पर आरुषि दीदी, निगांग भैया, मेरा, सोहम एवं स्तुति पर दादी हमेशा हमारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाया करती थी और आशीर्वाद सहित एक सुंदर कविता लिखा करती थी। यह क्रम आज तक चलता रहा। दादी हमारी शैतानियों एवं बदमाशियों के बाद भी हम पर कभी नाराज या गुस्सा नहीं हुई। आप सबको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि दादी ने अपनी दूसरी पुस्तक मुक्त गगन की ओर अपनी बड़ी और कठिन सर्जरी के बाद और बीमारी के दौरान लिखी है। यह बात हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायक थी और दादी का साहित्य के प्रति प्रेम दर्शाती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि दादी आज भी मुझे देख और सुन पा रही होंगी और उनके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान होगी जो हमेशा रहती थी। इसलिए मैं उनका पसंदीदा भजन राम स्तुति की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानव तरित रुचि सुचि नौमे जनक सतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्यवाद। शुक्रिया दीदी, बहुत ही प्यार से आपने दादी को याद किया और हम लोगों ने महसूस किया कि कहानियाँ जो रिश्ते बनाती हैं वो सिर्फ पाठकों के साथ नहीं, घर में भी एक रिश्ता बनती है। वो रिश्ता सिर्फ दादी और पोती का नहीं हो सकता, यह उस अंतर बन के छुअन का रिश्ता है जो आज विभूति के शब्दों में सामने आया। सभा में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को सादर अभिवादन।
सबसे पहले तो मैं प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई आप सबको। मेरी भावुकता को स्वर्गीय अनिता प्रभाकर हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, स्वर्गीय श्री विष्णु प्रभाकर और स्वर्गीय श्रीमती सुशीला प्रभाकर की सबसे पहली संतान थी। हम 4 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे बड़े भाई अतुल भैया से आप सब परिचित हैं। उनसे बड़े एक भाई और हैं, श्री अमित कुमार, जो नागपुर में रहते हैं, वो आने से। घर में साहित्यिक माहौल था, पुस्तकों और पत्रिकाओं से भरपूर। अनिता दीदी को बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। वो बाल कंजी बाली की गतिविधियों में हिस्सा लेती थी और आकाशवाणी के नाटकों में भी उन्होंने भाग लिया। उन्होंने हिंदी विषय में ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की, बीएड किया और दिल्ली सरकार के विद्यालय में वरिष्ठ हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्य किया। उनका विवाह श्री नवीन कुमार गोयल जी से हुआ, जी बैठे हैं, वे प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्हीं की इच्छानुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जीएनई का विषय बिल्कुल अलग है, लेकिन जानते हैं कि दीदी का कितना सब कंट्रीब्यूशन है सभी। अपने कॉलेज में भी अनिता दीदी ने नाटकों में हिस्सा लिया, क्योंकि रोडीमल कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ का नाटक प्रकोष्ठ जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत से कलाकार भी हैं कॉलेज में। जिन विद्यालयों में वो कार्यरत रही, वहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का भार उन्हीं के कंधों पर आ जाता था। अनिता दीदी ने संस्कार भारती दिल्ली प्रांत यमुना विहार शाखा की अध्यक्षा के रूप में साहित्य और समाज की सेवा की। आकाशवाणी में 12 वर्षों तक विद्यार्थी शिक्षण कार्यक्रम में हिंदी शिक्षण व वार्ता प्रसारण का कार्य किया। उन्होंने अनेक कविताएं, दोहे, हायकू और कहानियां लिखी हैं। उनकी प्रकाशित पुस्तकों और रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। 2 कहानी संग्रह आओ बदली तस्वीर और मुक्त गगन की गोद, अखिल भारतीय काव्य संकलन शत्रुपा और प्रणेता साहित्य संकलन भाग 2 में कविताएं संकलित, विभिन्न पत्रिकाओं जैसे साहित्य अमृत, आजकल, जानवी, दस्तक प्रभात, नारी अस्मिता, समय सुरभि आदि में कहानियां, कविताएं और लेख प्रकाशित। आपने कई गोष्ठियों में कविता पाठ किया और विभिन्न आयोजनों में मंच संचालन और विभिन्न संस्थाओं में निर्णायक का दायित्व निभाया। अनिता दीदी को कई पुरस्कार व सम्मान भी प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख हैं हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा हिंदी शिक्षिका सम्मान, सूर्य प्रकाशन दिल्ली द्वारा हिंदी शिक्षिका सम्मान, आओ बदले तस्वीर पुस्तक पर श्री गोविंद हिंदी साहित्य सेवा द्वारा पुरस्कार व सम्मान, साप्ताहिक हिंदुस्तान में बाल कहानी प्रतियोगिता में कहानी पुरस्कृत हुई, अखिल भारतीय विमल स्मृति में आयोजित प्रतियोगिता में 3 बार कहानियां पुरस्कृत हुई, शिल्पी चड्ढा स्मृति प्रतियोगिता में कविता और कहानी पर प्रथम पुरस्कार, प्रणेता साहित्य संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 2 बार कहानियां पुरस्कृत हुई। ये उनका रचना संसार के बारे में मैंने बताया। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनेक पहलू होते हैं। छोटी बहन होने के नाते मैं अनिता दीदी के व्यक्तित्व की अन्य विशेषताएं भी आपके सामने रखना चाहूँगी। बचपन में मुझे बहलाने के लिए भी वो कई कहानियां पढ़ लेती थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनमें ममत्व और उदारता इतनी थी कि परिवार में जब भी किसी को ज़रूरत होती थी तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाती थी। हमारे जिया जी भी बहुत सरल स्वभाव के हैं और सबकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसीलिए उनके घर में हमेशा मित्रों और परिवारजनों का आना जाना लगा रहता था, जिनका स्वागत सत्कार बहुत प्रेम से करती थी। परिवार के कुछ सदस्य तो अपनी पढ़ाई और कैरियर के लिए कुछ महीने और कुछ साल भी वहाँ पर रहे। दीदी ने उनकी पूरी देखभाल की, उनकी समस्याएं सुलझाई और ज़रूरत पड़ने पर उनकी काउंसलिंग भी की। साथ ही अपनी नौकरी, उनका अपना परिवार था, बच्चे, उनके पालन पोषण पर भी ध्यान दिया। उनके 3 बच्चे, 1 पुत्री व 2 पुत्र, सभी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनके परिवार के सदस्य आपने देखी, दोनों, उनकी पुत्री अमेरिका रहती है, वो तो नहीं आ पाई, लेकिन दोनों पुत्र बहू से और बिटिया से, उनकी पोती से मिल चुके हैं। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तब मनुष्य के व्यक्तित्व के गुण उभर कर सामने आते हैं। उन्होंने अपनी बीमारी का सामना जिस आत्मबल और सहनशीलता से किया वो वाकई जानने योग्य है। सर्जरी के बाद खाने पीने में कठिनाई थी, केवल तरल भोजन ही ले पाती थी।
तब भी उनके मुंह से कोई शिकायत नहीं सुनी। वो प्रसन्नचित्त रहती थी और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका। लगभग 3 वर्ष बाद दूसरी सर्जरी करनी पड़ी, तब वो बोल नहीं पाती थी, मुंह की सर्जरी थी। तब भी उनके चेहरे पर कभी निराशा के भाव नहीं आए, लिखकर बात कर लेती थी। जीवन की हर कठिनाई का सामना उन्होंने सहजता से किया, अपनी जीवंतता कभी नहीं खोई। बीमारी में भी साहित्य सृजन रुका नहीं, बल्कि वो बढ़ गया। अपना दूसरा कहानी संग्रह मुक्त गगन की ओर उन्होंने बीमारी में ही पूरा किया। कोई त्योहार को, जैसा कि विजया ने बताया है कि परिवार में कोई भी आयोजन हो, विशेष अवसर हो, तो वो हर मौके पर कविता या दोहे लिखकर परिवार समूह में प्रेषित करती थी। हमेशा हमें इंतजार रहता था कि उनकी कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां हैं। हमारी ममता मई दीदी बहुत ही मिलनसार, सरल और मृदु स्वभाव की थी। त्याग की भावना और सहनशीलता उनमें कूट कर भरी थी। आज वो शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके इन गुणों की याद बसने हमारे हृदय में सदा जीवित रहेंगे। धन्यवाद। आशा शर्मा, कृष्णलता यादव, नीरू मित्तल लीड। ये प्यारे वो नाम हैं जिनकी कहानियां सम्मानित की गई हैं और जिन्हें आज सम्मान दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस संग्रह में इनकी कहानियां शामिल की गई हैं, यह अवसर है उसके लोकार्पण का, उसके विमोचन का। तो इसके लिए मैं अतुल जी और बाकी साथियों से आग्रह करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के जरिए माफी के भी दे देंगे। जो हमने जो रखा था, एक मापदंड रखा था, उसके अनुसार इसमें बहुत कम अंतर रहा। हमारे निर्णायक मंडल को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और इनको क्रमवार बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपस में इधर से उधर बदल के का तो निर्णय लिया। उसमें सबसे अधिक जो अंक मिले वो रेणु मंडल जी की कहानी रूहानी रिश्ते, और हम लोग उनका सम्मान।
तीसरा नाम हमारे सामने है सुमन वाजपेयी, जिनकी कहानी रही विरासत संरक्षण। जिन्होंने कहानी लिखी निर्णय, और निर्णायक मंडल ने निर्णय किया कि इन्हें सांत्वना पुरस्कार दें। कहानी निर्णय। प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों का, आदरणीय नवीन जी का, अतुल प्रभाकर जी का और अर्चना जी, अनिता, यहाँ सभी जो लोग बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय रोहिणी अग्रवाल जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बहुत ही प्रिय कथाकार विवेक मिश्र जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई की तरह जिन्हें मैं देखती हूँ, आदरणीय महेश दर्पण जी, और हमारे सभी साथी जो यहाँ पर हैं। ये बड़ा आत्मीय सा कार्यक्रम है। आत्मीय इसलिए है क्योंकि हम सभी उन दोनों ही शख्सियतों से बहुत करीब से परिचित हैं। विष्णु प्रभाकर जी के पास बैठकर उनका एक लंबा इंटरव्यू लेने का मेरा पहला जो अनुभव रहा था, जब मैं उनसे मिली थी। कहानियों के ज़रिए उन्हें पढ़ा था, लेकिन जब उनके सामने बैठकर पढ़ी और उनसे जो मैं बात करना चाहती थी वो बिल्कुल अलग थी। इस मैं रोक नहीं पा रही अपने आप को इन कहानियों पर आने से पहले कि जब हम अक्षरम के लिए, मैं पत्रिका के लिए उनका साक्षात्कार लेने के लिए गई और मैंने उनसे फ़ोन किया कि आपका एक इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरा इंटरव्यू लेके क्या करोगे, दुनिया मुझे भूल ही जाए तो अच्छा है। एक व्यक्ति जिसने 14 वर्ष लगा करके पुस्तक लिखी आवारा मसीहा, जिसका नाम उसके साथ बिल्कुल समानांतर रूप से जुड़ गया, और इतने उनके रूपक चले आकाशवाणी में और कई जगहों पर उनका नाम अपने आप में इतना बड़ा नाम हो गया। आज वो व्यक्ति कह रहा है उनके इस पड़ाव पर आकर कि दुनिया मुझे भूल ही जाए तो अच्छा है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं इसको अपने तय मापदंडों पर नहीं, मैं अलग तरह से बात करूँगी और उनसे बात करना। मैं कुछ भी पूछ रही थी, वो अपनी तरह से अपनी जैसे अपनी गलियों में घूम रहे थे, अपने अतीत में जाते हुए क्या कुछ देखा, जो बदलाव था, जो आघात लगा था उनके हृदय पर, कल्चरल शॉक कह लीजिए या जो और दूसरी चीज़ें आ रही हैं, बदल रही थी दुनिया में, सबको देखते। तो वो जो उनकी एक प्रतिक्रिया थी, एक तरह से मैंने उसको बहु वैसा ही दिया और इसी तरह हमने उसको प्रकाशित किया, जो अपनी तरह का एक बहुत अलग दृष्टि थी उनकी, उसको हमने जाना। तो विष्णु प्रभाकर जी को मैंने उस रूप में देखा और एक बच्चे की तरह उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अनीता जी से एक लंबी यात्रा हमारे साथ हमने साथ की थी जब हम भागलपुर जा रहे थे, और उस वक्त उनका एक खुलापन, उनके विचारों का, उनके बोलने का, उनका लगातार हंस देने का, एकदम से खिला कर, ये जो चीज़ें थी वो मुझे बड़ा प्रभावित करती थी। कितना सहज होकर जीवन को जिया, कहानियों में, कविताओं में, जिस तरह स्त्री स्वर को उन्होंने प्रमुखता दी, उसकी परेशानियों को, और जिस तरह से उनके बीच का जो द्वंद्व होता है, एक स्त्री एक व्यक्ति भी होती है, तो व्यक्ति और स्त्री के बीच का जो द्वंद्व होता है उसको उन्होंने जिस तरह से स्वर दिया, शब्द दिए, वो भी अपने आप में बहुत ही मानने वाली, रेखांकित करने वाली बात होती है। जब मुझे पता लगा कि उनकी स्मृति को कहानियों के साथ जोड़ते हुए और एक कहानी प्रतियोगिता का विचार रखा गया है, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम यादों में तो रखते हैं लेकिन उनको कहीं व्यक्त नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति भूल जाता है, भूलता नहीं है, कोई शख्सियतें नहीं भूली जा सकती,
लेकिन उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा कोई मंच, कोई ऐसा अवसर नहीं होता। हमारे मन की गहराइयों में कहीं एक बंद किताब की तरह रह जाते थे। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। और दूसरा पक्ष इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके माध्यम से कई ऐसे रचनाकारों को मंच मिल गया, ऐसे कहानीकार पैदा हुए जो शायद ना लिखते, पर ऐसा अवसर मिलने के कारण लिखे। और वो 11 कहानीकार जो उसमें शामिल हुए, जिसमें सभी महिलाएं हैं, एक पुरुष को छोड़ करके तो उनका मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई देती हूँ। उनको भी बधाई देती हूँ जो लगभग 200 के करीब की प्रविष्टियाँ आई, चाहे वो किसी भी कारण से वो इसमें शामिल नहीं हो पाई, वो बड़ी बात नहीं, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, वो इस यात्रा का एक हिस्सा बने, कुछ दूर तक साथ चले। तो प्रारंभ तो हो गया, वो शिरकत तो हो गई उनकी, तो उन्हें भी मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में किसी तरह से उसमें शामिल है। खुद को मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इतने बड़े नाम के साथ मुझे कुछ भी करने का, छोटी सी भी आहुति देने का अगर अवसर मिला तो मैं उसे बहुत ही गरिमा का पल समझती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ प्रतिष्ठान के प्रति। इस परिवार के साथ हम लोग बहुत जुड़े रहे हैं। अर्चना जी के साथ कई वॉइस ओवर में हम लोग कहानी पाठ में हम लोग साथ रहे हैं, मंच साझा किया है, और कई कार्यक्रम जो विष्णु प्रभाकर से जुड़े हुए न्यास ने किए हैं उनमें हम शामिल रहे हैं। तो ये भी उसी तरह का एक आयोजन है। अनुराग जी ने पूछा है कि एक मेरा वक्तव्य क्या हो सकता है कि हमने किन कहानियों को क्यों चुना। तो एक बात तो मैं कहानियों को क्यों चुनना बड़ा मुश्किल होता है। कहानियाँ आप तक पहुँचती हैं और आपको मजबूर कर देती हैं कि आप उनको क्या दें, किस पर कैसे अंक दें। एक दो चीज़ें जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रतियोगिता की जो बहुत अच्छी बात थी वो ये थी कि जब हमारे पास कहानियाँ आई, मेरे पास जो कहानी आई, उसमें किसी भी लेखक का नाम नहीं था, उसमें सिर्फ कहानियाँ थी। मुझे नहीं पता था वो कहानियाँ किसी स्त्री की हैं या पुरुष की हैं, कौन लेखक है, मैं उससे परिचित हूँ या नहीं। अब आज देख रही हूँ वसुधा को तो हम परिचित हैं, कुछ और नाम देख रही हूँ तो जिनसे मैं परिचित हूँ, लेकिन जब मेरे पास आई थी वो कहानियाँ तो मैं नहीं जानती थी वो किन की कहानियाँ। उन कहानियों में जो एक दुनिया मुझे दिखाई दे रही थी, उन कहानियों में जो एक नयापन मुझे दिखाई दे रहा था, जीने के कुछ नए संकल्प, कुछ नए विकल्प मुझे दिखाई दे रहे थे, उस आधार पर मुझे लगा कि इन कहानियों को अलग किया जाए। मैं बहुत सी कहानियाँ अगर नाम लेकर के लूँगी तो लंबा होगा, और हमारे पास बहुत ही समर्थ और उनको हम सुनना चाहेंगे ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं। लेकिन जो खास चीज़ें थी, जैसे मैंने पाया कि कोविड के दिनों की बात थी, और कोविड एक तरह का एक भावुक क्षण भी है। पूरे प्रभाकर परिवार के बीच विष्णु जी की स्मृतियाँ उछाल मार रही, और मैं ये याद कर पा रहा हूँ कि जब मैं छात्र था तब से विष्णु जी से मेरा संबंध रहा, कभी पत्रों के द्वारा, कभी मुलाकातों के द्वारा, और कभी टेलीफोन वार्ताओं के द्वारा, और कभी कभी सह यात्राओं में भी। मैंने जो पाया वो ये कि ये परिवार, मैंने लेखकों के बहुत सारे परिवार देखे हैं, और ये देखा है कि लेखक अपने ही परिवार में कितना अजाना भी होता है, लेकिन ये परिवार अलग है, कुछ हटकर है। आपने तीसरी या चौथी पीढ़ी की बच्ची की बातें सुनी, उसकी भाषा, उसका उच्चारण, उसका वाक्य विन्यास, चीज़ों को पहचानना, अपनी बात कहने का सलीका। फिर आपने अर्चना जी को सुना, जो एक संभाषण की कला होती है, अपनी बात कहने का अंदाज होता है, और ये होता है कि वो किस परिवार से आया, उसकी गंध उसकी भाषा में आती है। भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम पर नहीं है, वो एक गांधी के स्पर्श भी लेकर आती है। तो विष्णु जी के साथ, उनकी पत्नी के साथ, जिनके बारे में विष्णु जी ने उनके निधन के बाद ऐसी पुस्तक लिखी जो हिंदी में एकमात्र पुस्तक है, उन सब चीज़ों को याद करते हुए जब मैं इस कहानी प्रतियोगिता के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि मैं क्या बोलूँगा, बोल क्या पाऊँगा, क्योंकि हमारे सामने बार बार धरती अभी घूम रही है जैसी कहानी निकल करके आती है। मेरा वतन जैसी कहानी आती है, विष्णु जी के तमाम उपन्यास आते हैं, शरद बाबू के साथ उनका घनिष्ठ आत्मीय संबंध आता है, और ये आता है कि आखिर इंसान कहानी से जुड़ता कैसे कहानी हमारे लिए हमारी अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी विधा बन जाती है।
दुनिया का शायद ही कोई आदमी होगा जो कहानी से अपना निकट संबंध न मानता और जानता हो। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये न चाहता हो कि मैं भी एक कहानी लिखूं। कहानीकार के सीन नहीं होते, कहानीकार धरती में अवतरित नहीं होता, कहानीकार मूलतः होता है और हर व्यक्ति होता है। मेरा तो ये मानना है कि शायद ही इस धरती में कोई व्यक्ति हो जो 10 बेहतरीन कहानियाँ न लिख सके और कम से कम एक उपन्यास। हर व्यक्ति के अंदर एक क्षमता है, बस उसे साहस करके आगे आने की आवश्यकता है। जब इस प्रतियोगिता की कहानियाँ मेरे पास आई तो मुझे एक तरीके का आत्मिक दर्द महसूस हुआ कि अरे मेरे पास ये कहानियाँ। और फिर अतुल जी का जो कहानियों के साथ में आया एक निर्देशक तत्व लिए हुए पत्र, सो बाकायदा ये था कि कहानियाँ जो पढ़नी तो हैं लेकिन इतना स्वतंत्र होकर के नहीं, आपको हमारी गाइडलाइंस का भी पालन करना। मुझे ये अच्छा लगा कि स्पष्ट है, जो है वो साफ है और जो नहीं है उसे समझने की ज़रूरत है। इन कहानियों को पढ़ते हुए मैंने पाया ये 11 सपनों का देश है मित्र। इसमें हर कहानी अपनी एक दुनिया लेकर के आती है। आप उससे सहमत हो असहमत हो ये दीगर बात है, लेकिन ये बेहद जेन्युइन कहानियाँ हैं, ईमानदार कहानियाँ हैं, अपनी भाषा में लिखी हुई कहानियाँ हैं, किसी की अनुकृति नहीं। ये पहली अभिव्यक्तियाँ हैं और सीधे मन से उतर कर कागज पर है। इस पुस्तक के लिए, इन पुरस्कृत कहानियों के लिए सारे रचनाकारों को, प्रभाकर प्रतिष्ठान को, अतुल जी को और इस पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सबको। ऐसे प्रयास और उनकी ऐसी सफलता ऐसे समय में बहुत आश्वस्त करती है। और ये वो बात है जो अभी महेश जी ने कहा कि जरूरत तो बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सबको भी बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। अब बात कहानी की मैं करूंगा, बहुत संक्षेप में अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं कहानी के लिए। इस संग्रह की कहानियों के बारे में जो महेश जी ने कही बात, जो अलका जी ने कही, उसको रखने के लिए मुझे एक बात याद आती है विश्वनाथ त्रिपाठी ने की कि कहानी पढ़ते समय लेखक कुछ भी सोचता हो पर पाठक क्या चाहते, कैसी कहानी है जो हमारे साथ रह जाती है। तो उस बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं अपनी बात में कि मनुष्य जो है वो चमत्कृत होता है, चमत्कार का स्वागत करता है, परंतु पाठक रचना से चमत्कृत नहीं भावित होना चाहता है। जो पाठक है वो चमत्कृत नहीं होना चाहता, वो भावित होना चाहता है। मनुष्यता का स्वभाव है कि अगर उसे पता चल गया कि आप उसे प्रभावित करना चाहते हैं तो वो आपसे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो उसे पहचान लेता है। इसलिए कहानी में विद्वता, रेटरिक, अनावश्यक स्फीति पाठक को चमत्कृत प्रभावित तो करते हैं लेकिन भावित नहीं करते। अब पाठक जो है वो आस्वाद तक सहज पहुंचता है, और जो ये जो सहजता है जो आपने कहा कि जो एक आपकी ओरिजिनलिटी यहाँ होती है, जहाँ टेक्स्ट की ओरिजिनलिटी होती है, उसकी ईमानदारी होती है, और उसको जब आप अपने इमोशंस के साथ ब्लेंड करके रचना में लाते हैं तो आपकी वो ईमानदारी कहीं ना कहीं महकती है। और वहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि एक रचनाकार की तरह हम इम्प्रेस करना चाह रहे हैं या ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। जो ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है वो पाठक के जहन में रह जाता है। इसीलिए एक समय बाद आप कितनी ही बड़ी रचना देखें तो उसका शिल्प, भाषा, कथानक, घटना आप सब भूल जाते हैं। कहानी का एक भाव, एक सार, एक फील हमारे संग कंटिन्यू होता है। आप निर्मल वर्मा जी की कहानियाँ देखें, आप उदय प्रकाश की कहानियाँ देखें, उनका जो एक कंटेंट का जो फील है, उस परिवेश का जो प्रभाव है जो आपके मन पे आस्वाद के रूप में आच्छादित हो जाता है, वो आपके पास रहता है। और वही कहानी की मैं समझता हूँ कि सफलता भी है कि वो कहानी आपकी स्मृति में लंबे समय तक
साथ रहिए। वो आप गंभीर और मार्मिक की बातें आपने कही, बहुत प्यारी बातें। इनकी बात जहाँ की थी 20-25 साल पहले हुआ कि अब कहानी तो खत्म हो जाएगी, लोग कहते थे। मुझे ध्यान है कि उस दौर में लघु कथा आंदोलन भी चला। बाद के दिनों में बहुत वो सक्सेस नहीं रहा। 6 वर्ड स्टोरी, यानी सिर्फ 6 शब्द लोग लिखते और उसे मान लेते कि ये कहानी हो गई। जैसे मुझे एक कहानी याद रह गई। वो कहानी थी, कहानी होती बदल देता, 4 शब्द, कहानी होती बदल देता, जिंदगी थी। मानना था कि ये कहानी पूरी हो गई। तो ऐसे आंदोलन भी चले। दूसरी बात भाषा को लेकर इन्होंने कही। मुझे सर्वेश्वर ग्रीन याद आ रहे हैं, उनकी छोटी कविता है। जब सब चलते थे वह पीछे रह जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे वह धीरे धीरे टूंगता रहता था, जब सब बेसुध होकर सोते थे वह कोने में टकटकी लगाए कुछ सोचता रहता था, पर जब गोली चली सबसे पहले वही मारा गया। लेकिन इस पूरी कविता का सार कहाँ है? इसका शीर्षक था पिछड़ा आदमी, और यहां से वो कविता चमकती है। तो कहानियों में भी कोई ऐसी कौंध हुआ करती है। हम उस कौंध की पड़ताल आगे भी करेंगे। उससे पहले मैं अतुल जी को माइक देना चाहता हूं कि आप कुछ लोगों का स्वागत और कुछ लोगों के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे। अतुल जी। करते हैं या हम लोग भी करते हैं, उस कार्यक्रम में जान डालने का काम हमारे संचालक महोदय करते हैं। आज आप लोगों ने सबने जिस तरह से इस कार्यक्रम का आनंद लिया, उनके संचालन का जिस तरह से आनंद लिया, मैं समझता हूँ कि आपको एक नए ढंग से, नए तरीके से उनका यहाँ आनंद मिला होगा। तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, और भी उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत से महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। हमारे परिवार के सदस्यों के अलावा अतिरिक्त यहाँ कुछ ऐसे लोग, बलराम अग्रवाल जी हमारे बीच हैं। उन्होंने इस प्रतियोगिता में शुरू से हमारा साथ दिया और किस तरह से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या मापदंड हमको अपनाने चाहिए, उस सबके दिशा निर्देश बलराम जी से हमको मिलते रहे। और ये हमारा प्रथम प्रयास था इस तरह की कोई आयोजन करने का, जिसमें उनका जो हमको सहयोग मिला, उससे हम समझते हैं कि इसको एक निर्णायक मोड़ तक ले जाने में कामयाब है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदि न बोल सके तो अंत बोलेंगे, शब्द रहेंगे चुप तो हलंत बोलेंगे। तो अब हम लोग अगले पड़ाव की ओर चले, और अगले पड़ाव पर जाने से पहले फिर सर्वेश्वर याद आते हैं, जिनकी एक कविता है और अंत में शीर्षक उनका यही है, इससे पूर्व कि मेरा हर कथन शून्य से टकराकर लौट आए,
मैं उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूँ जिसका नाम मृत्यु है। वह बिना कुछ कहे मर गया, यह सुनने से अधिक गौरवशाली, वह बिना कुछ कहे मर गया, यह सुनना अधिक गौरवशाली है, यह सुनने से कि मरने से पहले वह कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। तो हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी आलोचक है जिनके हर एक शब्द का महत्व मेरे जैसों के लिए जीवन में बहुत है। अभी इंद्रप्रस्थ भारती का नया अंक आया है और उसमें अंत में एक बुक रिव्यू है, पुस्तक समीक्षा है। मुझे ध्यान है, मैंने सिर्फ उसमें अभी का नाम देखा है, उससे पढ़ नहीं सका हूँ, एक एक शब्द चबाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि आज अब रोहिणी जी की बात, आज के हमारे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही हैं, उनकी बात हम सुने और सुने। साथियों, सबसे पहले कुछ औपचारिकता, इसलिए नहीं कि औपचारिकताओं का निर्वाह करने की बाध्यता होती है, इसलिए कि ये औपचारिकताएं भीतर के भावनात्मक आंदोलन से उमगती है और इनके साथ जुड़ी होती है हमारी बहुत सी मंगल आकांक्षाएं, शुभ आकांक्षाएं। तो मैं सबसे पहले विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान को का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी, अतुल जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चिरस्मरणीय समारोह का साक्षी होने का और एक अंग होने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत से साहित्यिक कार्यक्रमों में मैं गई हूँ, लेकिन साहित्यिक कार्यक्रम में की गरिमा में पारिवारिक आत्मीयता जुड़कर जो मणिकांचन योग बनाती है, वह आज मेरी पहली बार देखा। निश्चित रूप से विष्णु प्रभाकर जी के परिवार के हम सदस्य हैं, एक बृहत्तर परिवार है उनका, पाठकों का परिवार। और उस परिवार में विष्णु प्रभाकर जी, जैसे गुलेरी जी के लिए कहा जाता है कि गुलेरी जी ने अगर उसने कहा था कहानी के अलावा कुछ भी ना लिखा होता तो वो आज भी चरमोत्कर्ष पर होते। उनके पहले नंबर की सीट आज भी उसी एक कहानी की वजह से रिजर्व है। अगर विष्णु जी ने आवारा मसीहा के अतिरिक्त कुछ भी ना लिखा होता, हालांकि बहुत अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने। अर्धनारीश्वर पर तो मैंने जो निशा जी ने विशेषांक विष्णु जी की स्मृति को समर्पित एक विशेषांक तैयार किया था, उसमें अर्धनारीश्वर पर मैंने बहुत दिल से लिखा। लेकिन आवारा मसीहा और विष्णु प्रभाकर यानी एक रचयिता और रचनाकार जब दोनों एक दूसरे का पर्याय बन जाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति के कंटेंट के कलात्मकता के उत्कर्ष को छू लिया है और वो अपने आप में एक मिसाल ही नहीं, एक संस्था भी बन गई। मुझे याद आ रहा है कि 1985 में विष्णु प्रभाकर जी हमारे डिपार्टमेंट में आए थे। मैं रोहतक यूनिवर्सिटी में रही हूँ। 1984 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। सीधे यूनिवर्सिटी के एमए हिंदी एमए इंग्लिश करके सीधे हाथ में नियुक्ति पत्र, तो अल्हड़ उम्र जिसमें कुछ नहीं पता सिवाय किताबें, और किताबें भी हमारे दिमाग का भोजन था, खुराक था। हम लोग तो किताबों में समर्पित दीमकें कही जाती थी। तो विष्णु जी को सुनना बस मेरे लिए तो बहुत ही एक अविस्मरणीय, एक रोमांचक अनुभव था, क्योंकि शरद चंद्र मेरे रग रग में बसते थे और शरद चंद्र को पुनः जीवित करने वाले विष्णु प्रभाकर वो मेरी आंखों का आलोक थे, वो ज्योति थे। तो मैंने उनके आवारा मसीहा की एक एक बात मुझे याद थी, किस तरह से शरद चंद्र के साथ उन्होंने राजू की कल्पना की, उसके एक दोस्त की। फिर एक तपोवन में किस तरह से वो लड़की उसकी संगिनी जो बाद में माला करौंदे की माला भी पहनाती है और जो हमें पारों के रूप में भी दिखाई पड़ती है, किस तरह से राजलक्ष्मी कालिदासी विष्णु जी का शोध जो उन्होंने लगातार 8 साल तक शोध कार्य किया, उसने 6 साल लिखने में लगाया, जो उसमें भी चलता रहा। लेकिन वो 8 साल का जो उनकी भूमिका पे, क्योंकि मैंने ये फिर अपने डिपार्टमेंट में एमए के स्टूडेंट्स को लगवाई, उनकी टेक्स्ट बुक लगी रही और मैंने 25 बरस उसको पढ़ाया है, इस जीवनी को हर साल।
तो एक एक लाइन जैसे कंठस्थ, इतने साल ये काम किया, इतने साल ये, इतने साल यहाँ गए वहाँ गए। तो उनके फुट स्टेप्स पर चलते चलते मैंने एक लेखक को, लेखक के जरिए हम सिर्फ एक व्यक्ति को या उसकी रचनाओं को नहीं जानते हैं, हम एक लेखक के जरिए पूरी के पूरी हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक यात्रा करते हैं, हमारी जातीय अस्मिता की यात्रा होती है, हमारी अपनी एक बड़ी सांस्कृतिक यात्रा होती है जो वर्तमान से चलकर अतीत तक पहुंचती है, और फिर अतीत के साथ जिस मणियों को लेकर आती है, जिन शास्त्रों को, जिस ज्ञान संपदा को लेकर आती है, उसके आलोक में हम अपने नए समय को, अपने वर्तमान को पुनः देखना शुरू करते हैं। जी मैंने कहा था ना कि इनकी बात से हम लोग कुछ नया जरूर सीखेंगे। अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद उस संदर्भ में कुछ भी करना गुनाह है, लेकिन माफी के साथ मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस ईदगाह कहानी की इतनी चर्चा और इतनी चीजें हम लोगों ने सीखी, क्या वह दोष रहित है? नहीं। उस कहानी में आप पात्रों के नोट बनाइए कि उन्होंने क्या खरीदा, और आगे जब बहसें होती है वो चीजें बदल जाती है। तो प्रेमचंद भी चूक कर सकते हैं, लेकिन चूक करने के बावजूद वो गजब के किस्सा को हैं और हमारे आदर्श कथाकार हैं। यानी कहानी लिखने में, कविता लिखने में हम सब चूक करेंगे, बावजूद वो अविस्मरणीय कहानी हो सकती है। अब इस बात के बाद, यानी माफी के साथ, अब इस बात के बाद हम लोग धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना कि धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम खत्म नहीं होता। जैसा कि उन्होंने कहा कि अंत कभी भी किसी चीज का नहीं होता, उसका एक्सटेंशन होता है। तो उसके एक्सटेंशन के तौर पर भोजन हमारा इंतजार कर रहा है, और फिर कहानी पाठ की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और जिनकी याद में यह समारोह हुआ, अनीता जी, उनके पति नवीन कुमार गोयल को मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित। अतुल जी को विशेष रूप से जो ये सारा प्रोग्राम उन्होंने किया, मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ, और मैं भावुक हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। धन्यवाद।